नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन जो पढ़ चुके हैं और इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो मेरा दूसरा लेक्चर है ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो जो टॉपिक है मेरा ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, कहने का अर्थ है कि मेरा मोटर किस तरह से ये ऑपरेट होता है या किस तरह से ये वर्किंग में आता है, इसका ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर हम लोग ये स्टडी करेंगे। तो ऑपरेशन में क्या है, सबसे पहले इसमें आपको पता है कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक स्टेटर होता है, दूसरा रोटर होता है। तो स्टेटर को हम लोग क्या कर देते हैं, सप्लाई इनपुट सप्लाई देते हैं, और रोटर में आर्मेचर फील्ड आर्मेचर जिसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम पहले बोल चुके हैं, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसको सप्लाई देंगे उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जिसमें सप्लाई इंड्यूस होता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। जैसा कि क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। पहले ही बता चुके हैं फील्ड वाइंडिंग किसको कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग किसको कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग किसको कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग किसको कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। पॉलीफेज मीन्स क्या होता है, जिसमें 2 फेज से ज़्यादा होते हैं उसको पॉलीफेज बोलते हैं। चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने 3 फेज लिया है, तो 3 फेज को भी हम लोग पॉलीफेज बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर को कि प्राइमरी वाइंडिंग मतलब स्टेटर, जो स्टेटर होता है, जो आपका ये स्टेटर है, इस स्टेटर को हम लोग क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे। तो 3 फेज सप्लाई देने पर क्या होगा, ये जो एयर गैप होता है, ये आपका एयर गैप है। इस एयर गैप में क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा स्टेटर दिखाया गया है। तो स्टेटर में क्या है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। आप सोचते होंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या अर्थ होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ होता है उसमें एक पोल डेवलप होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। 2 पोल की मशीन है तो एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। 4 पोल की मशीन है तो 2 साउथ होंगे और 2 नॉर्थ होंगे। तो उसमें क्या, एक पोल जनरेट होता है, और ये पोल क्या करता है, मूव करता है। इसी को क्या बोलते हैं, पोल को घूमने को क्या बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको जो आप 3 फेज सप्लाई दिए तो एक इसमें क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये जो क्या है, ये स्टेटर का फील्ड यहाँ पर दिखाया गया है, जिसको हमने एनिमेशन में दिखाया है। तो 3 फेज सप्लाई देने पर क्या होगा, स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, आपने देखा इस स्टेटर के अंदर एक रोटर होता है। ये रोटर 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है, एक स्क्विरल केज होता है, एक वाउंड टाइप होता है। तो जैसे हमने यहाँ फिगर में क्या लिया है, एक स्क्विरल केज रोटर लिया है। अब क्या करेगा, रोटर शुरू में इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, स्टेशनरी होगा। क्लियर है। तो अब फील्ड क्या कर रही है, घूम रही है। किस स्पीड से घूम रही है, सिंक्रोनस स्पीड से, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 120 F/P होती है। अब ये क्या कर रही है, इस स्पीड से घूम रही है, और तब ये क्या करेगा, ये फील्ड इस रोटर के कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा। वही हमने लिखा है, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर को क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड पर कट करेगा। कट करने से क्या होगा, कट करने से फराडे की अनुसार जब कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है। तो इस कटिंग के कारण रोटर में क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब नो लोड वोल्टेज जिसको बोलते हैं, वो ईएमएफ के बराबर होता है। तो इस कंडक्टर में क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये ईएमएफ पैदा होने पर क्या होगा, इसके कंडक्टर में, ये कंडक्टर क्या होते हैं, ये कंडक्टर, ये आपने देखा है, ये आपस में क्या होते हैं, ये रिंग के थ्रू क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा हो गया। तो ये क्या करेगा, इस वोल्टेज की वजह से इसके कंडक्टर में एक करंट फ्लो होने लगेगा। वही हमने नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि रोटर दोनों इन पर क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट किए होते हैं, अतः रोटर में क्या पैदा हो जाएगा, एक करंट फ्लो होने लगेगा, जिसको हमने यहाँ दिखाया। अब देखिए, जब ये फील्ड आप देख होंगे नॉर्थ साउथ इधर घूमता है, कभी इधर नॉर्थ
ये नॉर्थ इधर आएगा और कभी साउथ इधर आ जाएगा। तो ये देखिए ये कभी साउथ बन रहा है और कभी ये नॉर्थ बन जाएगा। देखिएगा कुछ देर में ये अब ये नॉर्थ हो गया। क्लियर है? तो ये जो कंडक्टर इसके अंदर है तो इसमें क्या होगा, एक देखिए करंट इधर फ्लो होगी और हाफ साइकिल के बाद इधर फ्लो होगी। तो इस कंडक्टर में क्या फ्लो होने लगा, इस कंडक्टर में आप देख रहे होंगे करंट फ्लो होने लगा। क्लियर है? करंट फ्लो होने से क्या होगा, करंट फ्लो होने की वजह से एक हमें पहले से बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ चुके हैं, उसमें एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होती है, IBL साइन थीटा। आई क्या है, आई आपका इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्या है, जो फील्ड है घूम रही थी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको दिखा रहा है। एल क्या है, इस कंडक्टर का लेंथ है। और थीटा क्या है, ये एंगल है, किसके किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एल के बीच का एंगल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस करंट की वजह से इसमें एक फोर्स लगेगा। तो ये आप देख रहे हैं इसमें कंडक्टर में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। इस पर क्लॉकवाइज दूसरे पर एंटी, मतलब ये या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसको हम, इसकी दिशा हम लोग किससे ज्ञात कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या होता है, ये फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, ये रोटर क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो जिस फोर्स की वजह से कोई बॉडी क्या करती है, अपने सेंटर के अक्रॉस क्या करने लगती है, मूव करने लगती है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। मतलब इस फोर्स की वजह से ये क्या करने लगेगा, उसमें एक टार्क पैदा हो जाएगा जिसकी वजह से रोटर क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। इतना क्लियर है? तो ये क्या था, ये इसका प्रिंसिपल था। मतलब उसमें अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए किसी प्राइम मूवर या ऑक्सिलरी वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती या किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। जैसा कि सिंक्रोनस मोटर में हमें उसको स्टार्ट करने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग या किसी प्राइम मूवर का हेल्प लेना पड़ता था। अब एक कंडीशन ये दिमाग में आता है कि रोटर की दिशा क्या होगी, रोटर की दिशा क्या होगी, मतलब रोटर किस दिशा में घूमेगा। अब हमें एक लेंज का नियम पता है। लेंज का नियम क्या होता है, काज इफेक्ट, CAUS, काज इफेक्ट। अब क्या होता है भाई, इफेक्ट क्या होता है, अभी आप जैसे इसके प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ रहे थे तो इसका इफेक्ट क्या था, टार्क था। तो टार्क क्या हो रहा था, ये आउटपुट निकल रहा था, मतलब ये आउटपुट आ रहा था। काज क्या था, काज ये था उसमें रोटर में क्या पैदा हो रहा था, EMF पैदा हो रहा था। रोटर में EMF क्यों पैदा हो रहा था, क्योंकि उसको फ्लक्स कट कर रहा था। अगर उसको फ्लक्स नहीं कट करता तो उसके अंदर EMF पैदा नहीं होता, EMF पैदा नहीं होता तो उसमें करंट नहीं पैदा होता। तो अगर आप देखें तो करंट को पैदा करने वाला कौन था, EMF था। EMF को पैदा करने वाला कौन था, रिलेटिव मोशन था। तो काज क्या हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया। किसके किसके बीच में रिलेटिव मोशन बताइए, फील्ड और रोटर कंडक्टर में, क्योंकि रोटर कंडक्टर में ही टार्क पैदा हो रहा है। रोटर कंडक्टर में पहले फील्ड घूमती है एयर गैप में, तो वो क्या करती है, रोटर कंडक्टर को कट करती है। रोटर कंडक्टर को कट करने की वजह से रोटर में EMF पैदा होता है। इस EMF की वजह से उसमें करंट पैदा होता है। इस करंट की वजह से उसमें टार्क पैदा होता है, जो कि ये आपको दिखा रहा है। तो अगर उसको EMF न कट करती, मतलब उसके अंदर रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो क्या होता है, तो ये आपका टार्क पैदा नहीं होता। तो क्या हो गया, आपका जो इफेक्ट हो गया वो इफेक्ट आपका टार्क हो गया। और जो काज हो गया वो क्या हो गया, रिलेटिव मोशन किसके किसके बीच में, रोटर कंडक्टर और फील्ड के बीच में। रोटर कंडक्टर मतलब रोटर कंडक्टर ये इस स्पीड से घूम रही होगी क्योंकि ये रोटर पर बैठी है, और ये सिंक्रोनस स्पीड मतलब क्या, जो फील्ड है। तो इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन आ रहा है। तो ये चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो, मतलब उसको जो फील्ड है ये इस रोटर को क्या करे, इस रोटर को कट ना करे जो फील्ड घूम रही है। तो अगर ये
फील्ड इसको, इस कंडक्टर को ना कट करे, तो अगर रोटर भी क्या करे, इसी दिशा में घूम जाए फील्ड की दिशा में, तो क्या उसको कट कर पाएगा? कट करने की जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यदि उसी के दिशा में घूमने लगे। जैसे सपोज दैट ये दो आदमी हैं और ये भी इधर दौड़ रहा है और ये भी इधर दौड़ रहा है, इनके बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर ये दूसरी दिशा में घूमने लगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः हम क्या चाह रहे हैं कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए, तो वो कम हो जाए। इसका मतलब क्या है, जिस दिशा में रोटर घूमेगा उसी दिशा में फील्ड भी घूमेगी। क्लियर है? आप देख रहे हैं, तो ये जो पीला वाला है, ये एरो जो दिखा रहा है, ये क्या है, फील्ड है। तो ये फील्ड की दिशा है और ये क्या है, ये रोटर की दिशा है। तो दोनों की दिशा क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है? मतलब इंडक्शन मोटर में रोटर की दिशा और फील्ड की दिशा क्या होगी, दोनों सेम होगी, क्योंकि इसकी वजह से रिलेटिव मोशन कम होगा और रिलेटिव मोशन की वजह से टॉर्क कम लगेगा। तो अगर ये सिंक्रोनस स्पीड पर घूम जाए तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस समय टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए कभी भी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूम सकती है। ये हमने लिखा है, इसमें इफेक्ट टॉर्क होता है और काज रिलेटिव मोशन होता है। लेंज के अनुसार दोनों काज और इफेक्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अतः रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं, हमने माना कि स्टेटर फील्ड की स्पीड क्या है, ओमेगा एस, और रोटर की स्पीड क्या है, ओमेगा आर। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, ई इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, जो कि हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ चुके हैं। यहां से जो ई इंड्यूस होगा वो किसके होगा, ये वेलोसिटी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या रिलेटिव स्पीड होती है। तो ई इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर। अगर इसकी स्पीड क्या हो जाए, सिंक्रोनस रोटर की स्पीड किसके बराबर हो जाए, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहाँ से जो ई जो पैदा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब ई जीरो हो जाएगा, यहाँ से ई जीरो हो जाएगा, ई जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो होने की वजह से फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो होने की वजह से ये आपका टार्क जीरो हो जाएगा। और टार्क जीरो हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा कि सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर में कोई टार्क नहीं लगेगा। अतः रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमेगी। अब बात करते हैं कि ईएमएफ में जो रोटर होता है उसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, आप समझते हैं। अब आपने बोला, ये मान लेते हैं जो फ्लक्स फील्ड है, जो स्टेटर का फील्ड है, उसकी दिशा क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये क्या, रोटर क्या है, स्टेशनरी है। तो अगर इसमें हम देखें ईएमएफ की दिशा क्या होगा, इसमें और इसमें ईएमएफ की दिशा क्या होगा, तो हम लोग ईएमएफ की दिशा किससे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल से एक्चुअल में अगर ये क्या है, फील्ड इधर घूम रहा है और ये स्टेशनरी मानते हैं, इसका मतलब क्या है, उल्टा मान सकते हैं कि रोटर इधर घूम रहा है। ठीक है, ये हम ऐसा, अगर मतलब आप यहाँ खड़े हैं और ये क्या है, ये आदमी इधर जा रहा है, तो इसको आप स्टेशनरी मान लीजिए और इसका मतलब आप इधर जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की जैसे से ये आगे जाएगा आपस में दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ऐसा मान सकते हैं, अगर स्टेटर फील्ड इधर है तो हमने मान लिया और रोटर स्टेशनरी है, तो इसका मतलब क्या है, ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। हम उल्टा कर लिए, हम तो मान रहे ये इधर घूम रहा है, लेकिन इसको स्टेशनरी मान लिया और इसको इसकी दिशा हम क्या मान लेंगे, रोटर की दिशा इधर है, मतलब ये क्लॉकवाइज हो गई। अब क्या होगा, अगर आप देखेंगे राइट हैंड रूल से, तो ये क्या है, ये उंगली फील्ड की दिशा है और ये थंब क्या है, स्पीड मतलब टार्क को बताता है कि इधर घूम रहा है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका करंट की दिशा बताएगा। तो यहाँ से आपको देखेंगे तो ये क्या हुआ, आपका करंट नहीं होता है, इसमें ईएमएफ की दिशा होती है, सॉरी। तो ये क्या हो गया, आपका फील्ड हो गया। और ये इसमें ये क्या है, मोशन है। मोशन मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ये चीजें नीचे की तरफ जा रही है। तो क्या है, जो ईएमएफ है ये क्या है, बाहर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये डॉट्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जब इधर करेंगे
अभी इसमें इधर क्या हो जाएगा, आप इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से इस पर भी रिपीट करते हैं, अगर नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा आपका साउथ हो जाएगा, और ये इधर घूम रहा है तो ये इधर हो जाएगा। तो फील्ड की दिशा क्या है, इसमें अंदर की तरफ होगी, इसमें फील्ड क्या है, ये जा रही तो ये फील्ड ऐसे तो आएगी, तो ये अंदर की तरफ फील्ड इधर हो गई, और आपका जो स्पीड है ये ऊपर चला गया, ओके नहीं फील्ड अभी भी आपका इधर है, एक्चुअली इधर डॉट होगा तो इधर क्रॉस हो जाएगा, आप ऐसे देख भी सकते हैं, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि इस समय इसमें ईएमएफ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या होता है जब एक ही प्लेन में फील्ड की दिशा और कंडक्टर की दिशा क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस समय ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब यहाँ पर इसकी फील्ड की दिशा और इस कॉइल की दिशा क्या है, दोनों एक प्लेन में है, तो क्या है मतलब एंगल 0 है, तो इस समय ईएमएफ क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। और जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा ये, उस समय इसमें ईएमएफ कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको हम लोग फिगर से भी देख सकते हैं, इस फिगर में आप ऐसे भी देख सकते हैं, वही लिखे हैं, जब फ्लक्स कंडक्टर सेम दिशा में होती है तो कंडक्टर में मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होता है। मतलब कंडक्टर की दिशा और फ्लक्स की दिशा क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में मैक्सिमम ईएमएफ होगा और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। इसको हम यहाँ पर इस फेजर से भी समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो ये जो है, जो आपका ये कलर है, ये कलर किसको बताता है, किसके ईएमएफ को, ये वाला आपका कलर मतलब ग्रीन कलर आपके स्टेटर रोटेटिंग मतलब स्टेटर फील्ड को दिखा रहा है, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। तो ये जो दिखाया गया है ये इसको दिखा रहा है। तो हमने बोला जब ये मैक्सिमम जिसकी दिशा में होगा वहां पर मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और क्या हो रहा है, ये निगेटिव में जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा, फिर छोटा 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 और कम होता गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है, जो इसकी दिशा में होगा, देख रहे हैं। और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं मतलब यहाँ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा इसमें फील्ड की दिशा। क्लियर है, जो फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, वो क्या होता जाएगा, इधर कम होता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसकी दिशा में है। अब बात करते हैं कि इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्रॉस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा। क्लियर है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो एक चीज़ और आपको बता देते हैं, तो ये क्या है, ये स्टेटर का है, और ये क्या है जो फील्ड है, ये रोटर का है। आगे हम लोग बताएंगे स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड क्या है, दोनों सेम दिशा में होते हैं और वो एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होते हैं। इस फिगर से ऐसा दिख रहा है, इसको आगे हम प्रूव भी करेंगे। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि रोटर क्या है, प्योर रेजिस्टिव है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है। अतः क्या होगा, जो स्टेटर फील्ड है उससे क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करके E2 पैदा होगा, जो कि हम पहले से जानते हैं। और चूंकि रेजिस्टिव है तो E2 इस वोल्टेज की वजह से जो करंट पैदा होगा उसकी भी दिशा क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है, इसीलिए ये जो पॉइंट है ये ईएमएफ की दिशा भी बता रहा है और करंट की दिशा भी बता रहा है। क्लियर है, अब देखते हैं। अब जब क्या आपका रोटर क्या हमने माना है प्योर रेजिस्टिव है, तो इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और E2 के बीच में जो I2 के बीच में, φs और I2 के बीच में जो लेमडा बनेगा वो क्या है, 90 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्क एंगल भी बोलते हैं। तो इस फार्मूले से अगर ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इक्वेशन होता है, जिससे हमें उन दोनों के बीच में जो टार्क लगता है उसको हम लोग बताते हैं। तो इस फार्मूले से अगर ध्यान से देखिए तो ये डेल्टा क्या है, ये क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम टार्क पैदा होगा। तो इस समय अगर प्योर रेजिस्टिव है तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम टार्क पैदा होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्या हमने माना, तो वही हमने लिखा कि एयर गैप होने के कारण रोटर में क्या होगा, कुछ न कुछ लीकेज होगा। तो लीकेज होने की वजह से ये जो I2 है जो पहले इसकी दिशा में था वो क्या करेगा, थीटा डिग्री लैग कर रहा है।
अब जब थीटा डिग्री लैग कर रहा है तो इसके एंगल जो बीच में एंगल 90 डिग्री था वो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और जब 90 प्लस थीटा हो जाएगा तो जो ये आपका 90 था वो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और इस 90 प्लस थीटा की वजह से क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे कि अब ये क्या होगा, ये कास्ट थीटा में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब ये मैक्सिमम नहीं रह गया। तो मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, मतलब ये इसकी दिशा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम टार्क पैदा होने के लिए, इसमें मैक्सिमम टार्क पैदा होने के लिए ये क्या होना चाहिए, कास्ट थीटा की वैल्यू कम से कम, मतलब थीटा की वैल्यू कम से कम आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम आए, जिससे कास्ट थीटा की वैल्यू ज़्यादा आए या 1 आए। अब हम लोग बात करते हैं इस फिगर से, अगर देखेंगे t = 2, तो ये कास्ट थीटा से स्पष्ट है कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू इधर ही आना चाहिए। थीटा की वैल्यू अगर कम होगी, इन दोनों को हटा दीजिए, थीटा की वैल्यू कम होगी तो टार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम क्या करें जिसकी वजह से टार्क बढ़ जाए, तो यहाँ से अगर tan थीटा की वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिए, तो tan थीटा = क्या होता है x/r होता है। तो ये किसका है, रोटर का है, इसलिए x2/r2 लिखे। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू कम चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कम चाहने के लिए x2 की वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए या कम चाहिए। तो वही हमने लिखा है, टार्क को कम ज़्यादा करने के लिए x2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम होना चाहिए। अर्थात जो रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप है वो कम से कम होना चाहिए। क्लियर है। इसीलिए एयर गैप को कम रखने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सेमी क्लोज स्लॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सिंक्रोनस मशीन में एयर गैप क्यों ज़्यादा रखते हैं। इसमें तो एयर गैप आप कम बोल रहे हैं, लेकिन सिंक्रोनस मशीन में एयर गैप ज़्यादा रखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर एयर गैप ज़्यादा इसलिए रखते हैं कि एयर गैप ज़्यादा करने से क्या हो जाएगा, जो आपका आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि आर्मेचर का जो फील्ड है वो मेन फील्ड पर, आर्मेचर का फील्ड मेन फील्ड को अफेक्टेड नहीं करेगा। तो आपका आर्मेचर रिएक्शन क्या हो गया, आर्मेचर रिएक्शन कम हो गया। आर्मेचर रिएक्शन में से क्या होगा, जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है, लीकेज और आर्मेचर रिएक्शन को जोड़ करके बनता है। तो इसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो इसमें जितनी बढ़ोतरी होगी उससे ज़्यादा इसमें कमी आ जाएगी। अतः हम क्या बोलेंगे, इसमें पूरी सिंक्रोनस रिएक्टेंस में ज़्यादा कमी आ जाएगी। और जब सिंक्रोनस रिएक्टेंस में कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो इसमें कमी आने का अर्थ है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस में कमी आने का अर्थ है कि पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, ये एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा ये पावर बढ़ने का अर्थ ये होता है, यहाँ से आप देखेंगे ये क्या होता था, ये लैम्डा होता था और ये पावर होता था। इसको बोलते थे लोड टार्क कैरेक्टरिस्टिक बोलते थे। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता था। तो ये क्या होगा, बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब एयर गैप बढ़ने पर सिंक्रोनस मशीन का स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब एयर गैप आपका बढ़ेगा, जब एयर गैप तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए एयर गैप इसमें ज़्यादा रखते हैं। अब बात करते हैं कि इंडक्शन मोटर में क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता। इसमें आर्मेचर रिएक्शन होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मर की तरह प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो आप ये प्राइमरी वाइंडिंग देखें, इस प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट बहती है वो क्या होती है, I0 प्लस I1 तो I0 क्या पैदा करता है, फील्ड पैदा करता है। और ये I1 क्या है, ये I2 के रिस्पेक्ट में ये भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। मतलब ये I2 का लोड करंट है। मतलब ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग फील्ड करंट और लोड करंट दोनों को क्या करती है, कंटेन करती है, रखती है। इसलिए इसमें जितना ज़्यादा इसमें फील्ड इसकी तरह से पैदा होगा, इस बाइंडिंग में जितनी फील्ड पैदा होगी उसी रेशियो में उतना फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो फील्ड है वो क्या है, अभी भी कांस्टेंट है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, इसीलिए इंडक्शन मोटर में भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है, जबकि सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन
होता है। वही हमने लिखा है इंडक्शन मोटर में आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता क्योंकि इसमें प्राइमरी बाइंडिंग होती है। चूंकि इस बाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट और लोड करंट दोनों फ्लो होती है, अतः आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि टार्क पैदा होने के लिए जो हमने टार्क पढ़ा था उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक क्या होना चाहिए कि स्टेटर पोल और रोटर पोल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, दो फील्ड थी, एक रोटर का फील्ड था, एक स्टेटर का फील्ड था, वो दोनों एक दूसरे के दोनों बराबर स्पीड से घूमना चाहिए, अर्थात दोनों फील्ड एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होनी चाहिए। अब पहले कंडीशन की हम लोग बात करते हैं कि स्टेटर पोल और रोटर पोल कैसे बराबर होते हैं। अब क्या होते हैं, हमने स्क्वेरल केज रोटर लिया, स्क्वेरल केज में आप कोई बाइंडिंग तो करते नहीं है, क्लियर है। तो जब बाइंडिंग नहीं करते तो उसमें उतना, जैसे स्टेटर में 4 पोल है तो रोटर में कैसे 4 पोल क्रिएट हो जाएगा। हमने ये एक स्टेटर लिया जिसके अंदर 4 पोल है, नॉर्थ साउथ साउथ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें जो फील्ड होती है उनके दो फील्ड के बीच का अगर बात करें तो जो मीट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, MN। इस एक्सिस पर क्या होता है, कोई भी EMF जनरेट नहीं होता है। तो हमने ये दोनों क्या हो गए, ये MN हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं इस, और हमने क्या एक स्टेटर फील्ड लिया, ये स्टेटर फील्ड क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, हमने माना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज माने हैं तो ये क्या, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और आप इस फील्ड राइट हैंड नियम से देखेंगे तो फील्ड की दिशा, ये टार्क की दिशा, तो करंट क्या होगी, बाहर होगी, मतलब साउथ में बाहर है। तो यहाँ पर हमने देखिए साउथ में बाहर कर लिया, नॉर्थ में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, जो कि हमने कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, रोटर में भी क्या हो गई, एक EMF जनरेट हो गई। अब आपको पता है EMF की दिशा और करंट की दिशा क्या होती है, सेम होती है, मतलब ये EMF की दिशा भी बता रही है और करंट की दिशा भी बता रही है अगर प्योर रेजिस्टिव लेते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, आप क्या होंगे, यहाँ पर करंट बाहर निकल रही है, करंट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, बाहर की तरफ। तो करंट बाहर निकल रही है तो इसमें भी एक पोल क्रिएट हो जाएगा, एक फील्ड पैदा होगी। तो इस सब की वजह से एक फील्ड क्या होगी, इस तरह से देख रहे हैं, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। और इसकी बात करें ये अंदर की तरफ जा रही है तो ये इसके अंदर क्लॉकवाइज हो गई और ये एंटी क्लॉकवाइज हो, और इसमें क्या हो जाएगी, फिर ये बाहर की तरफ ये क्लॉकवाइज हो गई, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो, और ये क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। तो इसमें आपने देखा कि इसमें भी आप इस तरह से पैदा हुआ। अब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फील्ड अंदर जाएगी वो साउथ हो जाएगी, ये साउथ, ये नॉर्थ, और जो बाहर आएगी वो नॉर्थ हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये साउथ, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये साउथ, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये साउथ इस साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा, तो क्या होगा, और ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, ये इसकी दिशा, मतलब फील्ड की दिशा इधर थी तो ये टार्क की दिशा, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा और ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर। तो फील्ड की दिशा भी क्या है, इधर है, और टार्क की भी दिशा क्या है, इधर है। तो अर्थात हम इससे भी देख सकते हैं कि जिधर फील्ड घूमेगा उसी की दिशा में आपका रोटर भी घूमेगा। इसको हम लोग इस फिगर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये फील्ड भी उसी दिशा में घूम रही है और रोटर भी इसी दिशा में घूम रही है। तो इसलिए हम देख सकते हैं, इस फिगर से स्पष्ट है कि स्क्विरल केज में ऑटोमेटिक पोल के बराबर क्या पैदा हो जाएगा, टार्क पोल के बराबर रोटर में भी पोल पैदा हो जाएगा, जो कि ये क्या हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इसमें टार्क डेवलप हो जाएगा, जो कि एक नेसेसरी कंडीशन था। दूसरी बात हमने क्या किया, इस फिगर से स्पष्ट है कि जब दो कंडक्टर अपोजिट होते हैं, आप देखें जब दो कंडक्टर क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो इसमें क्या बनता है, करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होने लगती है जिससे उसके अंदर एक पोल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर भी क्या है, फील्ड है, इसकी दिशा क्या है, नहीं, इसमें और इसमें करंट की दिशा क्या है, अलग अलग है, और इसमें भी करंट की दिशा अलग है। तो इसमें क्या हुआ, एक पोल क्रिएट होगा। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस समय ये समझ में आया, और आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।